चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश की मांग वाली याचिका खारिज की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले पर निर्णय भारत सरकार को करना होगा। इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट शुरू हो चुका है। फर्स्ट सेशन में G20 नेताओं के बीच फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर चर्चा हुई। इसमें पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना यूक्रेन संकट ने दुनिया में तबाही मचाई है। यूएन जैसी संस्थाएं इन मुद्दों पर विफल रही है। यूक्रेन रूस जंग को रोकने का रास्ता खोजना होगा। युद्ध से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने बार बार कहा है कि हमें यूक्रेन में युद्ध विराम और कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी शासन के दौरान सबसे ज्यादा धर्मांतरण और गिरजाघर का निर्माण किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 15 साल के शासन में छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक गिरजाघर बने। यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को पूर्व मुख्यमंत्री से इसकी जानकारी लेनी चाहिए। इससे पहले दिन में भागवत ने छत्तीसगढ़ के अपने 4 दिवसीय दौरे की शुरुआत करते हुए जसपुर में एक कार्यक्रम के दौरान आदिवासियों से उन लोगों से बचने की अपील की जो उनके भोलेपन का फायदा उठाकर उन्हें ठगने की कोशिश करते हैं। भारतीय सेना अब एक ऐसी कमान का गठन करने जा रही है जिससे दुश्मन चीन और पाकिस्तान का बच पाना मुश्किल होगा। अभी सक्रिय सैनिकों के मामले में चीन के बाद भारत दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी सेना है। वहीं सबसे बड़ी सेनाओं के मामले में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दुनिया की चौथी बड़ी सेना है। मगर अब अमेरिका और चीन जैसे देशों को टक्कर देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सेना को और भी अधिक ताकतवर बनाने का प्लान बनाया है। इसके लिए अमेरिका और चीन की तर्ज पर अब भारत में भी थिएटर कमान का गठन होने जा रहा। यह भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होने वाली है। बीएसएनएल को घाटे से उबारने के लिए सरकार का नया प्लान। अब इन चीजों की होगी नीलामी। घाटे में चल रही भारत संचार निगम लिमिटेड को संकट से निकालने के लिए दूरसंचार मंत्रालय ने नया प्लान तैयार किया है। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कंपनी ने आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 13 संपत्तियों की बिक्री के लिए 5 दिसंबर तक बोलियां आमंत्रित की है। ट्विटर फेक अकाउंट की होगी पहचान। एलन मस्क लेकर आएंगे फुल प्रूफ प्लान। ट्विटर के नए मालिक दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क अब एक नई तैयारी के साथ मैदान में उतरने जा रहे हैं। ये तैयारी ट्विटर पर फेक अकाउंट पर नकेल कसने के रूप में की गई। दरअसल ट्विटर पर ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन प्लान सर्विस ठप पड़ी है। इसका कारण ट्विटर पर फेक अकाउंट को ब्लू टिक मिलना था, जिसके बाद ट्विटर पर पैसों के बदले फेक अकाउंट को वेरीफाई कर ब्लू टिक देने का आरोप लगा था। हालांकि अब एलन मस्क ने फैसला किया कि फेक अकाउंट की पहचान की जाएगी। गुजरात के मोरबी जिले में पुल हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पार्टीवाला की पीठ ने इस याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। पीठ ने याचिका दायर करने वाले वकील विशाल तिवारी के इस दलील पर गौर किया कि इस मामले की तत्काल सुनवाई की जरूरत है। मोरबी में 30 अक्टूबर की शाम पुल हादसे में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 135 लोगों की मौत हो गई थी। हरियाणा इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के 7वें संस्करण की तैयारियों में जुट गया है। हरियाणा में 19 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महोत्सव के आयोजन संबंधी जानकारी दे दी है। उन्होंने बताया कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महोत्सव का शुभारंभ करेगी। 4 दिसंबर को 18,000 छात्र सामूहिक श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करेंगे। 75,000 विद्यार्थी और लाखों श्रद्धालु महोत्सव में ऑनलाइन जुड़ेंगे। हिमाचल समेत उत्तराखंड और कश्मीर घाटी में ताजा बर्फबारी के बाद पूरे उत्तर भारत में कोल्ड अटैक बढ़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले एक सप्ताह में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में धुंध बढ़ेगी। पहाड़ों की बर्फीली हवाओं से मैदानी इलाके में ठंड बढ़ेगी। इससे लोगों की दुश्वारियां बढ़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि पहाड़ों पर ताजा हिमपात के बाद उत्तर भारत में धुंध छाने से विजिबिलिटी कम होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर टीएमसी नेता अखिल गिरी की अभद्र टिप्पणी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माफी मांगी है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अपने विधायक के द्वारा कहे गए शब्दों की निंदा करती हूं और मैं माफी मांगती हूं। अखिल गिरी ने जो भी किया वो गलत है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो पार्टी एक्शन लेगी। हरियाणा में पंचायत चुनाव के बीच सीएम मनोहर लाल खट्टर के ऐलान से सियासी घमासान मच गया है। सीएम ने कल झज्जर जिले में कहा कि नई ग्राम पंचायतों के कामों के लिए 100 करोड़ रुपए देंगे। वहीं लोक निर्माण विभाग की सड़कों की मरम्मत पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने सीएम की घोषणाओं पर सवाल खड़े किए और कहा कि प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में सार्वजनिक मंच पर घोषणाएं करना उचित नहीं है। यह सरासर आचार संहिता का उल्लंघन है। देश में जबरन धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बढ़ाने को कहा।
जहां तक संविधान की बात है उसमें धर्म परिवर्तन तो जायज है, कोई भी अपना धर्म बदलने को स्वतंत्र है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन जायज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मसला बताते हुए जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। इस जबरन धर्म परिवर्तन में डरा धमकाकर या लालच देकर धर्म बदलवाना भी शामिल है। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी की चौथी लिस्ट हुई जारी। भाजपा ने रात गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 12 कैंडिडेट्स के नाम शामिल है। अल्पेश ठाकुर को गांधीनगर साउथ से उम्मीदवार बनाया गया। भाजपा 182 सीटों पर अब तक कुल 179 नामों की घोषणा कर चुकी है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात में यदि भाजपा सत्ता में आई तो भूपेंद्र पटेल ही सीएम बनने रहेंगे। ईडी ने 51 सांसद और 71 विधायक पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से दाखिल रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि देश के 51 सांसद और 71 विधायकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज है। रिपोर्ट में यह साफ नहीं किया गया कि इनमें से कितने मौजूदा सांसद या विधायक हैं और कितने पूर्व। मामले में उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया और व्यापारी विजय नायर भी आरोपी हैं। पूर्वी लद्दाख में 50,000 जवान किए गए तैनात, चीन की साजिशों को करेंगे नाकाम। बॉर्डर पर चीन ने नहीं घटाई सैनिकों की संख्या। पूर्वी लद्दाख में इस बार सर्दियों के दौरान चीन की करतूतों पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना अलर्ट मोड पर है। पूर्वी लद्दाख की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डेमचोक और देपसांग में 50,000 सैनिकों के लिए हथियार और सभी जरूरी सामानों की व्यवस्था कर दी गई है। एलएसी पर तैनात हर सैनिक की वर्दी के लिए 1 लाख रुपए का बजट रखा गया है। गलवान में मई 2020 में चीन के हमले के बाद ये तीसरा साल है जब लद्दाख में भारतीय सेना सर्दियों में चीनी मंसूबे को विफल करने के लिए कमर कसे हुए है।